नमस्कार, स्वागत है। मैं हूँ कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से आदर्श प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे और वह भी सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस का। इसमें सामाजिक विज्ञान का प्रश्न रखा गया है। इसके साथ साथ प्रारंभिक गणित के भी कुछ अंततः 10 प्रश्न देख लेंगे। कुल मिलाकर के इस वीडियो में लगभग 55 प्रश्न को इंक्लूड किया गया है और सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे परीक्षा की तैयारी के लिए और वीडियो पसंद आने पे ज़रूर लाइक करेंगे। पहले प्रश्न की शुरुआत हम लोग कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के यानी जितना स्थल मंडल है उसके क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। यानी कि जो स्थल मंडल है 100% यदि स्थल मंडल को लेकर के चलते हैं तो इसमें यानी इसका क्षेत्रफल का कितना भाग सिर्फ पर्वत से घिरा हुआ यानी कितना भाग पर्वत का विस्तार है। ऑप्शन है 26%, 30%, 20%, 41%। तो स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का यह जो पर्वतों का भाग है आपका 26% होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यह जो 26% है पर्वतों का विस्तार, इस पर्वत पर विश्व की जनसंख्या का लगभग 1% इस पर निवास करती है। दूसरा नंबर प्रश्न है, नवीनतम पर्वतमाला है। नवीनतम पर्वतमाला है सतपुड़ा, अपलेशियन रॉकीज, यूराल। तो नवीनतम पर्वतमाला आपका यूराल पर्वतमाला होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। यानी कि हिमालय पर्वत की बात कही गई है कि वह किस नाम से जाना जाता है या किसके अंतर्गत आता है। ब्लॉक पर्वत, नवीन वलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। तो यह जो हिमालय पर्वत है यह नवीन वलित पर्वत के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसके अंतर्गत ही है। ऑप्शन नंबर बी होगा। और नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत एंडीज भी है, इसके साथ साथ रॉकीज है, रॉकीज, उसके बाद एटलस, यह भी नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत है। आपका आल्प्स भी हो गया, आल्प्स। इसके बाद हिमालय तो है ही, नवीन वलित पर्वत के रूप में है। और यह जो एंडीज़ है यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला के रूप में जाना जाता है, जो नवीन वलित पर्वत है। इसके बाद अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। चौथा नंबर, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। ऑप्शन आपके समक्ष है, तेथिस, शिवालिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा तेथिस। ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि हिमालय की उत्पत्ति इन्हीं तेथिस भूसन्नति से हुई है। पाँचवा नंबर प्रश्न, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया। तो राइट आंसर आपका न्यूजीलैंड होगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत न्यूजीलैंड में स्थित है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है छठा नंबर, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यानी विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हिमालय, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला आपका एंडीज है। ऑप्शन नंबर सी। और इस एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांक गुआ है, एकांक गुआ। अगला प्रश्न है सातवां नंबर, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। भारत, नेपाल, भूटान, चीन। तो राइट आंसर होगा नेपाल, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। यानी कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है।
8वां नंबर प्रश्न, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है? यानी कि यहाँ पे अब पठार की बात कही गई थी। तो पठार में ऑप्शन है 26%, 30%, 33% और 41%। तो राइट आंसर आपका 33% होगा, यानी कि 33% पठार है। और पहाड़ में हम लोग देखे थे कि इसका 26% हुआ था, 26% पहाड़, 33% पठार। अगला प्रश्न है 9 नंबर, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कहाँ स्थित है? बोलिविया का पठार, कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा तिब्बत का पठार। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, लोयस पठार स्थित है, यानी कि लोयस पठार स्थित है कहाँ पे? मलाया में, थाईलैंड में, चीन में या तो कोरिया में। तो राइट आंसर आपका होगा लोयस पठार चीन में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी होगा। और यह पवनकृत पठार है, यानी कि यह जो लोयस पठार है यह पवनकृत, यानी कि पवन के द्वारा बनाया हुआ है, जिसे पवनकृत पठार कहा जाता है। लोयस पठार पवनकृत है और वह चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने भूभाग पर मैदान है? इनकी मैदान का विस्तार है। तो 26%, 33%, 41%, 50%। तो इसमें 26% हम लोग देखे थे पहाड़ हुआ था जिसका विस्तार था, 33% में पठार था। और आपका राइट आंसर यहाँ पे मैदान 41% होगा, यानी कि मैदान। तीनों का आप परसेंटेज जोड़िए, 100% हो जाएगा। 6, 4, 10, यानी कि 100% हो गया। यानी फिर से इसकी पुनरावृत्ति कर लें, पठार 26%, यानी स्थल मंडल का पहाड़ हो गया 26%, पठार हो गया 33% और मैदान 41% है। और इसमें कुछ और यहाँ पे जानकारी हम लोग एकत्रित कर लें। 26% जो क्षेत्रफल है पहाड़ का, इसमें 1% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद पठार का जो 33% है, इस 33% पठार में 9% विश्व की जनसंख्या निवास करती है, यानी विश्व की जनसंख्या का 9%। और यहीं पे 41% जो मैदान का हिस्सा है, तो इसमें 90%, यानी कुल जनसंख्या का 90% इसी मैदान पर निवास करती है। अब यहाँ से हम लोग ऊपर में ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का प्रश्न देखे थे, और यहाँ से कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था यानी कि आपका सिविक्स से प्रश्न मिलेगा, काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है और यही सब प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। 12वां नंबर प्रश्न है भाग 9, ध्यान रखिएगा इसमें 4 प्रश्न बनेगा। भाग 9 अनुच्छेद 40 अनुसूची 11 संबंधित है, किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था, लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव। तो क्लियर है कि भाग 9 अनुच्छेद 40 अनुसूची 11 यह आपका पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। इसी में प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा कि भाग 9 किससे रिलेटेड है, यानी कि भाग 9 किससे संबंधित है? तो यह पंचायती राज व्यवस्था ही हो जाएगा। ऐसा भी पूछ सकता है कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और यह भी पूछ सकता है कि अनुसूची 11 किससे संबंधित है? तो यह भी पंचायती राज व्यवस्था से ही रिलेटेड होगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न 13 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है? नगर पालिका से संबंधित ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, भाग 4 को, भाग 9 को, भाग 14 को, भाग 22। तो राइट आंसर आपका भाग 9 को होगा। भाग 9, सिर्फ भाग 9 की चर्चा करें तो यह पंचायती राज व्यवस्था से, यदि इसमें को जोड़ दिया जाए का, तो यह नगर पालिका से संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है? ध्यान रखिएगा शब्द पे,
संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है? स्थापना की भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। तो यह आपका राइट आंसर भाग 4 हो जाएगा। 14 का भी हुआ। अगला प्रश्न 15 नंबर में आ चुके हैं। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सभी प्रश्न VVI है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के केंद्रीकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, प्रशासक और जनता के सहयोग पर, उपर्युक्त सभी पर। तो राइट आंसर आपका सत्ता के विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज प्रणाली बेस्ड है, यानी कि इसी पर आधारित है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। फिर से इस प्रश्न को पढ़ें। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो यह सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला प्रश्न है 16 नंबर। 73वें संशोधन अधिनियम का संबंध है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है? नगर पालिका नियम से, मकान किराया अधिनियम से, पंचायती राज अधिनियम से, और डी ऑप्शन है सांसदों के वेतन से। तो 73वां संवैधानिक संशोधन आपका पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 17 नंबर। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, चुनाव आयोग, अधिनियम। तो भारत में यह जो दिया हुआ है पंचायती राज व्यवस्था की गई है किसके अंतर्गत? तो यह आपका राइट आंसर नीति निर्देशक सिद्धांत के व्यवस्था की गई है। इसी में पंचायती राज व्यवस्था को इंक्लूड किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया। अगला प्रश्न है 18 नंबर। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है? कौन सा संवैधानिक संशोधन? यह प्रश्न हम लोग पीछे में एक अन्य तरह से पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा यदि बारीकी से ध्यान दे करके पढ़िएगा तो आपका जवाब मिलते चला जाएगा। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन, संवैधानिक संशोधन। इसी के आधार पर, यानी कि यह जो संवैधानिक संशोधन हुआ तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। कौन सा संशोधन? 73वां संशोधन। राइट आंसर सी हो गया। अगला प्रश्न है 19 नंबर। 73वां संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, पुरुष वर्ग, या तो फिर महिला वर्ग है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे महिला वर्ग होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न में हम लोग चलते हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, और प्रत्यक्ष मतदान, गुप्त मतदान, या खुला मतदान। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर। 73वीं संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत यदि पंचायती राज संस्थाओं को भंग कर दिया जाए तो भंग करने की तिथि से कितने महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व निकाय का गठन कर लिया जाना चाहिए? 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, या तो फिर 10 महीना होगा। तो राइट आंसर आपका 6 महीना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय संसद, या तो राज्य विधानसभा। तो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए, यानी कि इलेक्शन कराने की जिम्मेवारी राज्य निर्वाचन आयोग को होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था, फिर से इसको पढ़ा जाए। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही रखा गया था 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ?
भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994, 24 मई 1993, 24 अक्टूबर 1994। तो राइट आंसर आपका होगा 24 अप्रैल 1994 को भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। अगला प्रश्न है 25 नंबर, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया, यानी भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया 1956, 1957, 1958, 1959। राइट आंसर आपका डी होगा 1959, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 26 नंबर, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? तो यह नागौर में था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राजस्थान का नागौर जिला था, यहीं पे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है 28 नंबर, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर और कितनी, यह पूछा गया 1950, 1951, 1952, 1953। तो राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कि भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी को शुरू की गई। अगला प्रश्न है 29 नंबर, बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है, बलवंत राय मेहता समिति किससे रिलेटेड है? तो यह बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है पंचायती राज की अनुशंसा की गई, पंचायती राज की अनुशंसा की गई, इसको ऑप्शन को पढ़िए और इसमें आपका राइट आंसर यही होगा, बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, डॉक्टर इकबाल नारायण, जीवराज मेहता। तो राइट आंसर आपका होगा बलवंत राय मेहता। यह 2-3 प्रश्न बलवंत राय मेहता से रिलेटेड था, जो कि त्रिस्तरीय 3 स्तर, यानी एक हो गया ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति और जिला स्तर का होता है, वही 3 स्तर, उसी को बताया जाता है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर पर कौन, यानी कि सबसे निचले स्तर पर कौन है? तो यह आपका राइट आंसर ग्राम सभा और पंचायत होगा, और दूसरे स्तर पर आपका पंचायत समिति और तीसरे स्तर पर जिला परिषद होता है। तो निम्न स्तर पूछा जा रहा है, तो यह ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ग्राम सभा और पंचायत। अगला प्रश्न है 33 नंबर, पंचायती राज की आधारशिला है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो राइट आंसर आपका आधारशिला पूछा गया है, तो निश्चित रूप से यह ग्राम सभा होगा, यानी कि सबसे नीचे स्तर का। और उच्चतर यदि पूछा जाए तो यह उच्चतर में जिला परिषद होगा। 34 नंबर है, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है, यानी पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपके समक्ष, राजनीतिक चेतना का विकास, ग्रामीण विकास, नागरिक सुविधाएं जुटाना, ग्रामीण समृद्धि। तो पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है, ऑप्शन नंबर ए होगा, राजनीतिक चेतना का विकास। अगला प्रश्न है 35 नंबर, पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है? यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में जो मुख्य समस्याएं आती है वह क्या है? निर्धनता, दलगत राजनीति, अशिक्षा, सामाजिक कुरीतियाँ। तो राइट आंसर आपका दलगत राजनीति होगा, यानी कि पंचायती राज की प्रधान समस्या है दलगत राजनीति। अब यहाँ से
सब्जेक्ट चेंज होगा, हिस्ट्री का कुछ प्रश्न देखेंगे, उसके बाद कुछ मैथमेटिक्स का जो प्रारंभिक गणित से रिलेटेड है। प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, वारेन हेस्टिंग्स, इनमें से कोई नहीं। तो प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी और अंग्रेज सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। सेवा इससे नहीं पढ़िएगा, इसे सेना पढ़िएगा। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, हेक्टर मुनरो, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो बक्सर के युद्ध आपका यहाँ पे बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला हेक्टर मुनरो था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ओबारसराय कौन था? तो यह है लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर। तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ कौन सी संधि की थी? तो यह श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब यहाँ से कुछ हम लोग प्रारंभिक गणित का प्रश्न देख लेते हैं। किसी सरल रेखा पर बिंदुएं होती है। कोई सरल रेखा इस प्रकार से मान लिया जाए आपने बनाया, तो इस पर कितनी बिंदुएं होगी? तो इस पर अनंत बिंदु होगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ से गणित का ही प्रश्न कुछ देखेंगे जो कि व्यवहारिक गणित का है, सामान्य सा है। किसी बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? सपोज कीजिए आपने एक बिंदु बनाया, तो इससे जितनी भी रेखा आप खींचनी चाहें खींच सकते हैं, अनगिनत, यानी कि अनंत खींच सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर। दो अलग अलग सरल रेखाएं अधिक से अधिक कितनी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? एक सरल रेखा आपने यह खींचा, दूसरी सरल रेखा यह खींचा, तो यह इसी स्थान पे, यहाँ पे देखिए जहाँ पे पॉइंट बन रहा है, यहीं पे टच करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 44 नंबर। दो अलग अलग बिंदुओं से होकर, दो अलग अलग बिंदुओं से, एक बिंदु यहाँ लीजिए और एक बिंदु यहाँ लीजिए, ये हो गया। अधिक से अधिक कितनी रेखाएं गुजर सकती है? तो यहाँ से एक ही रेखा गुजर सकती है, दो बिंदु लेंगे तो राइट आंसर आपका पुनः ए ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर। x डिग्री वाले पूरक कोण का मान होगा। तो सबसे पहले हम लोग पूरक कोण समझ लें कि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा, उसे पूरक कोण कहेंगे। और एक कोण x डिग्री बता रहा है, तो दूसरा के लिए 90 में आपको x घटा देना होगा। तो 90 माइनस x, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर। 22 डिग्री के कोण का पूरक कोण है। तो 90 डिग्री हो गया, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री। 90 में आपको 22 डिग्री घटा देना है, तो 68 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर। 50 डिग्री के कोण का संपूरक कोण। तो संपूरक कोण जो ही इसकी बात आती है, तो यह 180 डिग्री का होता है, यानी दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। और एक कोण आपका यहाँ पे 50 डिग्री दे रहा है, तो इसमें 180 में आप 50 घटा लीजिए, तो 130 डिग्री होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, यही सही होगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर। वह कोण जो अपने पूरक कोण के बराबर हो, वह कोण जो अपने संपूरक कोण के बराबर हो। तो 180 डिग्री, दो कोणों का योगफल, तो एक यदि 90 लेते हैं तो दूसरा भी 90 होगा और दोनों आपस में बराबर होगा। तो कौन सा कोण हुआ? तो यही ना हुआ आपका 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, यदि दो पूरक कोण आपस में समान हो तो प्रत्येक कोण कितना होगा? पूरक कोण 90 डिग्री होना चाहिए और दोनों आपस में समान है, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री। तो एक 45 लेंगे, पुनः दूसरा 45 लेना होगा, दोनों आपस में बराबर हो गया। तो
प्रत्येक कोण का मान क्या हो गया 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। इसके बाद हम लोग 50 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं। यदि दो कोणों की मापों का योगफल 180 डिग्री हो तो उन्हें क्या कहेंगे। इसकी बात तो पीछे हम लोग कर ही चुके हैं। वह क्या कहलाएगा, दो कोणों का योगफल यदि 180 डिग्री हो तो वह हो जाएगा आपका संपूरक कोण, ऑप्शन नंबर बी सटीक होगा। इसके बाद 51, यदि दो कोणों की मापों का योगफल 90 डिग्री हो, फिर वही बातें, तो यह पूरक कोण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर प्रश्न है, यदि कोई किरण किसी सरल रेखा पर आधारित हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योगफल। इसका फिगर इस प्रकार बनाइए। यह सरल रेखा हुई, इस पर एक किरण आ गई, तो यह कोण और यह कोण, ये दोनों मिला करके आपका कितना होता है 180 डिग्री। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो खाली स्थान कोण समान होता है। एक रेखा यह हुई, दूसरी रेखा यह हुई, तो सामने का प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण इसका बराबर ये हो जाएगा और इसका बराबर ए होगा। तो शीर्षाभिमुख यहाँ पे आपको फिलअप करना है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके साथ साथ अंत में प्रारंभिक गणित का जो कि ज्यामिति से रिलेटेड था, उसका कुछ प्रश्न देखे। इस प्रकार जब तक परीक्षा नहीं होती है तब तक हम लोग कुछ न कुछ अच्छे से प्रश्न प्रैक्टिस सेट के साथ करते हुए चलेंगे और अंततः हम लोग परीक्षा के पहले तैयार हो जाएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।